सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो ज्योग्राफी विषय है, इस विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भूगोल क्या है? तो उत्तर है, भूगोल मुख्य रूप से मानवीय और भौतिक परिघटनाओं के बीच अन्योन्य क्रियाओं द्वारा निर्मित परिदृश्यों की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन है। यानी कि मतलब ये है कि भूगोल जो है वो मानवीय क्रियाएं और भौतिक घटनाएं, परिघटनाएं होती है भौतिक रूप से, उनके बीच जो क्रियाएं होती है, उन्हीं क्रियाओं का परिणाम क्या है? भूगोल है। पृथ्वी का धरातल क्यों बदल रहा है? तो उत्तर है, पृथ्वी की सतह उसके और वातावरण के बीच निरंतर अंतःक्रिया के कारण बदल रही है। यानी पृथ्वी की जो सतह है, जो पृथ्वी की सतह और वातावरण के बीच में जो अंतःक्रिया होती रहती है, उसके कारण उसकी सतह में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि आंधियाँ चलना है, ठीक है, भूमि का कटाव है, तो उसके कारण कुछ क्रियाएं होती है जिसके कारण पृथ्वी का जो रूप है, उसका सतह है, वो परिवर्तित होता है, जिससे हम रहते हैं और जिस प्रकार से हम उनका उपयोग करते हैं। अगला है, भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया कि किसने दिया? तो भूगोल जो शब्द है उसका सर्वप्रथम किसने इस शब्द को दिया? तो वो है एरिस्टोनिस। तो एरिस्टोनिस है, उन्होंने ही सबसे पहले भूगोल शब्द दिया था। प्रश्न संख्या 4 है, यूनानियों द्वारा भूगोल के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली दो परंपराएं कौन सी थी? तो जो यूनानी है, उन्होंने जो भूगोल की दो परंपरा है वो है गणितीय परंपराएं, यात्रा और क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से भूगोलिक जानकारी। प्रश्न 5 है, क्रमबद्ध भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन सी है? तो क्रमबद्ध भूगोल की मुख्य शाखाएं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल है। प्रश्न 6 है, क्षेत्रीय भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए। तो क्षेत्रीय भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन आता है, क्षेत्रीय विश्लेषण है, क्षेत्रीय विकास है और क्षेत्रीय योजना है। भूगोल की दो शाखाएं कौन सी हैं? तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जैसे कि पहाड़ है, नदियां है, जो भौतिक क्षेत्र हमारे जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, है ना, उनके संबंधित जो है जानकारी बताई जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में जो मानव नस्ल है, मानव का रहन सहन है, संस्कृति है, उनका सामाजिक परिवेश है, उनसे संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, भौतिक भूगोल के उपकरणों और तकनीकों के नाम लिखिए। तो कार्टोग्राफी, मात्रात्मक विधियाँ या रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ आदि। अगला है, नरविज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो नरविज्ञान क्या है? तो मानव नस्लों का जो अध्ययन करना है वो नरविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जो भी नस्ल है, प्रजातियाँ है, उसका अध्ययन करना, तो ये उनकी स्थानिक संदर्भ में नस्लीय घटनाओं के काफ़ी हद तक संबंधित है। नस्लीय घटना यानी जो नस्ल संबंधी जो जानकारी इकट्ठी हम करते हैं, हम देखो मानव की भी अलग अलग नस्ल होती है, जानवरों की भी अलग अलग नस्ल होती है, तो उन्हीं का अध्ययन करना जो है, जो भौतिक और वहाँ की भौतिक वातावरण के कारण ज़्यादा प्रभावित होती है, तो वही नस्लीय घटनाओं के अंतर्गत आती हैं। तो आपने देखा होगा, जो तिब्बती लोग हैं, उनका जो शरीर का ढांचा है, उनकी आंखें हैं, वो अलग तरीके की होती हैं। हम जो उनका कलर अलग होता है। इसी प्रकार हम जो भारत के उत्तरी मैदान में रहने वाले लोग हैं, उनकी आँखों का आकार है, उनका चेहरे का आकृति है, उनका रंग है, वो अलग प्रकार का होता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में रहने वाले लोग हैं, उनका रूप है, उनका रंग जो है वो अलग होता है। तो ये नस्लीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हमारा अगर हम पूरे विश्व की बात करें, तो आप देखते ही हो पूरे विश्व में अलग अलग प्रजाति के भी मानव रहते हैं। अगला है, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में क्या अंतर है? तो उत्तर है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के आप आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर MCQ भी आपके आएंगे, तो इन्हीं से MCQ बनेंगे। सामाजिक भूगोल क्या है? तो सामाजिक भूगोल से पता चल रहा है कि ये स्थानिक दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण है। गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका इत्यादि सामाजिक भूगोल में अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक भूगोल ये स्थानिक तौर पर भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की मानव संस्कृतियों की उत्पत्ति, घटकों और प्रभाव पर केंद्रित है। इसमें जाति, नस्ल हो, धर्म, बोली, तो जाति है, नस्ल है, ठीक है, धर्म है, बोली, भाषा, कला और शिल्पी, साहित्य, लोक नृत्य और संगीत, व्यंजन और सामाजिक मानदंडों, व्यवहारों एवं उनके स्वरूप और प्रसार के संदर्भ में परिदृश्यिक विशेषताओं से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 है, भूगोल को एक एकीकृत विषय क्यों माना जाता है? तो भूगोल को एकीकृत विषय मानने का कारण क्या है? मतलब कि भूगोल में जो है भौतिक है, मानवीय है, यानी कि सभी क्षेत्रों का, सभी विषयों का समावेश इसमें है, जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो उत्तर है, अन्य विज्ञान केवल विशिष्ट प्रकार की घटनाओं से संबंधित है, परंतु भूगोल कई प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है। प्रत्येक विषय का आरंभ से ही अन्य शाखाओं अथवा विषयों द्वारा अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार एकीकृत पद्धति द्वारा भूगोल एक अनुशासन के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान का विश्लेषण और संश्लेषण करता है। तो विभिन्न ज्ञानों को प्राप्त करता है, फिर उन ज्ञान को एकीकृत करके वो उसका विश्लेषण संश्लेषण करता है। प्रश्न संख्या 12 है, ऊर्जा के प्रमुख 2 स्रोतों के नाम बताइए जो विभिन्न बहिर्जात प्रक्रियाओं को सशक्त बनाते हैं। तो उत्तर है सूर्य ताप ऊर्जा,
ठीक है। दूसरा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न क्षितिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 13 है, नदियाँ अपनी घाटी के पार्श्वों का अपघटन कैसे करती है? पार्श्व यानी कि जो उनके किनारे वगैरह होते हैं उनका अपघटन कैसे करती है? तो वो होता है जलीय क्रियाओं द्वारा। तो नदियों में जो जलीय क्रियाएं होती है जो किनारों को काटती है, आपने देखा होगा नदियों के जो पत्थर होते हैं वो कितने गोल हो जाते हैं। नदियों के किनारे जो नदियों में से पत्थर मिलते हैं, बजरी मिलती है, वो ना उनके पत्थरों के आकार एकदम गोल प्रकृति के होते हैं। कारण होता है कि लुढ़क लुढ़क के नदियों द्वारा पानी के बहाव से, कटाव से उनकी आकृति चेंज हो जाती है। इसी प्रकार नदियाँ जो है अपने पार्श्व का भी, यानी कि अपने जो आजू बाजू के जो उनके किनारे होते हैं उसका भी वो अपरदन करती है, यानी कटाव करती है, जिसके कारण अनेक तरह की आकृतियाँ वहाँ बनती हैं। प्रश्न 14 है, अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों में पवनों द्वारा रेत और धूल के शुष्क और शिथिल कणों को हटाने, उठाने, उड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो होता है अपवहन। अपवहन यानी कि वहन कर जाना, यानी कि उड़ा के ले जाना। तो जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, बहुत ही सूखे क्षेत्र होते हैं, वहाँ पवन जो होती है, अब सूखे क्षेत्र तो वहाँ पेड़ पौधे तो कुछ उगेंगे नहीं, रेतीला इलाका होगा। तो ऐसे क्षेत्रों में जो हवाएं हैं वो रेत और धूल के कण को, जो शिथिल छोटे छोटे कण होते हैं उनको उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। तो ये उड़ाने की जो क्रिया है, उठाने की क्रिया है, उसको अपवहन कहते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, हिमानियों द्वारा ले जाए जाने वाले मलबे को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? वो होता है हिमानीकृत बहाव। तो हिमानी क्या होते हैं? बर्फ़ की शिलाएँ होती है। तो ये हिमानी है, जैसे ग्लेशियर वगैरह है, जो वहाँ से जो पर्वतीय होते हैं वहाँ से अगर कोई भी जो बर्फ़ है वो पिघलेगा, शिलाएँ खिसकेगी, पिघल के नहीं तो वैसे ही खिसकती है। हिमानियाँ होती है, हिमानी यानी कि जमा हुआ पानी जो बर्फ़ के रूप में होता है ना, वो शिलाएँ होती है, बहुत कठोर होती है। तो आप देखते हो बर्फ़ कितना कठोर होता है जब आप फ्रीज में जमाते हो तो ये बर्फ़ की जो शिलाएँ होती है वो कठोर होती है। जब वो खिसकती है, बहुत घर्षण के साथ में बहती है, तो वो अपने नीचे के जो क्षेत्र होते हैं, जो चट्टानें होती है, उनका भी वो क्या करती है, ये चट्टानें हैं या कोई भी ज़मीनी क्षेत्र है और वहाँ शिलाएँ खिसकती है, तो उसका भी वो अपरदन करती है, वहाँ भी कटाव करती है। तो इस तरह के सामूहिक जो मलबा होता है उनको लेकर चली जाती है अपने साथ में। तो इसको जो हिमानी द्वारा जो कटाव होता है, जो मलबे को ले जाया जाता है, उसको हिमानीकृत बहाव कहा जाता है। प्रश्न 16 है, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली द्वितीय क्रम की 3 प्रमुख भू आकृतियों का नाम बताइए। वो है पर्वत, पठार और मैदान। द्वितीय क्रम, पहला क्रम उसके बाद द्वितीय क्रम, यानी पहले कुछ आकृति बनी, उस आकृति के बाद फिर दूसरी आकृति बनी, वो दूसरे क्रम के अंतर्गत आ गया। तो होता है पर्वत, पठार और मैदान। प्रश्न संख्या 17 है, ब्लॉक पर्वत किन प्रक्रियाओं के परिणाम है? तो ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं? तो उत्तर है, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण अंतर्जनित बलों के कारण उत्पन्न तनावमूलक और स्पीडात्मक बलों द्वारा उत्पन्न भ्रंशों अथवा दरारों के कारण होता है। तनाव होता है, आपस में खिंचाव होता है, स्पीड यानी कि खिंचाव होगा, उसके कारण कुछ भ्रंश पड़ जाएगी, कुछ दरार पड़ जाएगी, कुछ बल उत्पन्न होकर वलित पर्वत बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण ये जो है पर्वत बनते हैं। अगला है निम्नलिखित पर्वतों के प्रकार बताइए। अब देखो ये पर्वत है, उन पर्वतों के आपको प्रकार बताना कि ये किस श्रेणी के पर्वत हैं। ब्लॉक फॉरेस्ट, हिमालय, अरावली, फ्यूजियामा। तो इसका उत्तर है पर्वतों और उसके प्रकार। ब्लॉक पर्वत किससे बना है? भ्रंशोत्तान तथा ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंश के जरिए बना है, यानी कि दरार पड़ी, उसके जरिए जो पर्वत बनते हैं ऊपर नीचे होके धरातल का, तो होते हैं ब्लॉक फॉरेस्ट। फिर हिमालय, हिमालय एक वलित पर्वत है, यानी कि इससे घुमावदार वलित पर्वत होता है हिमालय, तो ये वलित पर्वत है। अरावली जो है अवशेष अथवा विशिष्ट पर्वत है। अरावली जो पर्वत है वो अवशेष है, पहले यहाँ पर कोई पर्वत था तो अवशेष होकर अभी जो है अरावली पर्वत अवशेष के रूप में ही विद्यमान है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उनके अंतर्गत जो लावा वगैरह, मलबा वगैरह निकलता है, जो जमता जाता है, जमने के बाद में उसका जो पर्वतों का निर्माण होता है वो पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। अगला है तिब्बत का पठार, अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। ये कौन से वलित पर्वतों से घिरा हुआ है? जो तिब्बत का पठार है वो अंतर पर्वतीय पर्वतों का पठार का एक उदाहरण है, यानी तो ये कौन से वलित पर्वतों से घिरा हुआ है? तो तिब्बत का पठार है वो हिमालय है, काराकोरम है, कुल्लून है ना, तेंसा है, इन पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रश्न 20 है, भारतीय उपमहाद्वीप का सिंधु गंगा का मैदान और उत्तरी चीन का हुआंगो मैदान किस प्रकार के मैदानों के उदाहरण है? ये निक्षेपणात्मक मैदान। निक्षेपण का मतलब होता है बहा के कुछ जो मिट्टी है, बजरी है, धूल के कण है, वो लाए गए नदियों द्वारा, उसको निक्षेपित कर दिया गया, यानी एक जगह उनको जमा दिया गया। जब जमाया जाता है तो वहाँ पर वहाँ मैदानों का निर्माण होता है। तो हमारा जो भी भारतीय क्षेत्र है, ठीक है, भारत के क्षेत्र में आप देखोगे, देखो जो हमारे भारत का जो क्षेत्र है ना, ये अगर हम भारत का क्षेत्र को देखें, ठीक है, इस तरह से हम देखें तो ये जो हमारा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र हो गया। अब पर्वतीय जो क्षेत्र है, ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है,